ओके करिए और मुझे भेज दीजिए लिंक। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मिशन 50 के बेस्ट करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। हम फिर से आज कुछ बेहतरीन करंट लेकर आपके सामने आए हैं। चैनल के साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अपने मित्रों को लिंक को शेयर कर दें। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के जितने भी चैनल हैं, वहां इस लिंक को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ जाएं। तो हम कोशिश करते हैं लगातार कि आपके लिए बेहतर किया जाए। बीपीएससी एक ऐसा आयोग है जहां ये नहीं कहा जा सकता कि आपसे कहां से क्वेश्चन पूछेगा। करंट में कुछ लोग हमसे पूछते हैं सर करंट कहां से किया जाए, तो बीपीएससी का कोई सिर और पैर नहीं है, वो कहीं से पूछ सकता है। लेकिन फिर भी जून 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का करंट यदि आप अच्छे से तैयार करते हो तो 80 से 90% करंट वहीं से आ जाएगा। जून 2021 से लेकर 2022 मार्च तक
क्या यदि करंट बेहतरीन तरीके से रगड़ के पढ़ते हो, वहां से कुछ भी पूछे हम बता देंगे, अगर इस टाइप से पढ़ते हो तो 90% करंट आपका पकड़ में आ जाएगा। 10% करंट बीपीएससी हो सकता है 2017 का भी पूछ ले। बीपीएससी एक ऐसा आयोग है जो 2017 को भी 2022 में क्या मानता है, करंट। इसलिए भैया उसका कोई हाथ पैर नहीं है। तो 10% के चक्कर में अपने आप को सड़ाने की जरूरत नहीं है। आप 90% पे बात करें, जून 2021 से लेकर मई जून 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का करंट कर लो, आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा। सेशन को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग पायल झा, उमेश कुमार तिवारी, संजीत जी, कुंदन भारती, नुसरत जहां, अर्चना कुमारी, एलके जी बहुत बहुत शुभकामना आपको। आकाश राज, चंदा कुमारी, पम्मी सिंह, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। यूपीएससी प्रिया शर्मा, नुसरत जहां, आरती सिंह राजपूत, अमोद कुमार, विपिन कुमार जी, पूजा कुमारी, सबको शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल उसका बुक आएगा, बिल्कुल उसका बुक के रूप में आएगा। वैसे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मिशन 50 आईएएस, मिशन आईएएस और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर आईएएस हैं, उनके टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हम लोग जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर की मिशन 50 के नाम से कि बुकलेट भी आ जाए। थोड़ा वेट करिए, तत्काल आप इस पीडीएफ का इस्तेमाल करिए अपने रिवीजन के लिए। राहुल कुमार जी, नाज परवीन, डीके झा, स्ट्रगल लाइफ, अविनाश कुमार, कुमारी सबनम, अखिलेश कुमार और जितने लोग हैं सभी को मेरा शुभकामना। राकेश कुमार मंडल जी, सभी लोग, गौतम कुमार, मिशन 50 से अजय जी, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप लोग लगातार ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। एक बार आप शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने लोग जुड़े जिनका मैंने नाम लिया, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और लगातार मेहनत करते रहो। ध्यान रखो, मई जून 2021 से लेकर 2022 मार्च तक का करंट रगड़ के पढ़ना है। रगड़ के पढ़ना मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सारे सोर्स इस्तेमाल कर लेंगे। सारे सोर्स मतलब दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता किरण, सामान्य ज्ञान दर्पण, इसके अलावा क्या, क्रॉनिकल, सारे मैगजीन हम खंगाल डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो लग जाओ भैया, सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, लग जाओ। आज थोड़े पुराने करंट अफेयर को भी उठाया हूं। आज पुराना करंट अफेयर यानी थोड़ा पहले का भी, आज का भी करंट है और पुराना भी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मई जून से लेकर 2022 मार्च तक का करंट आपको कोई मैगजीन अगर न भी पढ़े तो मेरा इस वीडियो से आपका काम हो जाए। तो चलिए पुराना करंट देख लेते हैं। तेलंगाना में रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, और गुजरात में धौलावीरा, गुजरात में धौलावीरा है। ये पुराना करंट है, याद रखिएगा। रुद्रेश्वर मंदिर जिसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, और गुजरात का धौलावीरा, इसे शामिल किया गया है यूनेस्को में। कहां शामिल किया गया है? यूनेस्को में। इसे शामिल किया गया है यूनेस्को में। और अब भारत में कुल 40, क्वेश्चन आ जाए कितने स्थल हो गए जो यूनेस्को में शामिल हैं, तो क्या बोलेंगे? 40 प्लेस कहां शामिल है? यूनेस्को में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना किस शैली में बना हुआ है भैया? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है ये। किस शैली में बना है भैया? तो द्रविड़ शैली में बना है। और धौलावीरा सिंधु घाटी का एक स्थल है जो धौलावीरा स्पेशली जाना जाता है अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए, अपने उन्नत जल प्रबंधन यानी कि अपने ड्रेनेज पैटर्न के लिए। क्वेश्चन आ जाए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बढ़िया बेस्ट ड्रेनेज पैटर्न, समझते हो ना अंग्रेजी वाले? मैं कोशिश करता हूं कि दोनों भाषा में बोलूं। आप लोगों का डिमांड था सर पेन का कलर चेंज कीजिए, बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, टेंशन मत लेना। बस लगातार जुड़े रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। तो रुद्रेश्वर मंदिर जो है, रुद्रेश्वर मंदिर, ये रुद्रेश्वर मंदिर ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और धौलावीरा अपने बेस्ट ड्रेनेज पैटर्न के लिए जाना जाता है। बेस्ट ड्रेनेज पैटर्न नोट कर लीजिए। धौलावीरा गुजरात में है, सिंधु घाटी के 3 फेमस प्लेस गुजरात में है।
सिंधु घाटी के 3 स्थल गुजरात में हैं, एक लोथल, दूसरा धौलावीरा और तीसरा रंगपुर। 3 प्लेस लिख लो। सिंधु घाटी के 3 स्थल कहाँ है भैया? सिंधु घाटी के 3 प्लेस गुजरात में हैं। कौन कौन? रंगपुर, लोथल और धौलावीरा। रंगपुर, लोथल और धौलावीरा। नोट कर लीजिए। धौलावीरा से बेस्ट ड्रेनेज पैटर्न यानी उन्नत जल प्रबंधन कहां से मिला है? धौलावीरा से। रंगपुर से चावल के अवशेष। रंगपुर से क्या मिला है? चावल के अवशेष। और लोथल बंदरगाह नगर। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट सिटी कौन था? बंदरगाह नगर कौन था? लोथल। नोट कर लीजिएगा। गुजरात से 3 प्लेस है, लोथल, धौलावीरा और रंगपुर। ये तीनों कहां है भैया? गुजरात में। नोट कर लीजिएगा। और अयप्पा रुद्रेश्वर मंदिर को ये 39वां धरोहर बना। कैवा बना भैया? 39वां धरोहर। और धौलावीरा 40वां। धौलावीरा 40वां धरोहर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह है पेरिस। कहाँ है भैया? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। और हाल ही में पुतिन के स्टैचू, मोम से बनी हुई स्टैचू कहां से हटाई गई है? पेरिस म्यूजियम से। पेरिस म्यूजियम से मैंने पढ़ाया था, हाल ही में पेरिस म्यूजियम से हटा दिया गया है। किनकी मूर्ति? मोम की बनी हुई व्लादिमीर पुतिन की मूर्ति को हटा दिया गया है उनका यूक्रेन पर हमले के बाद। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। हेडक्वार्टर पेरिस में। आइए एक अंतिम बात जान जाओ। इसी साल नया करंट है, नोट कर लो। इसी साल यूनेस्को ने निर्णय लिया है कि भारत का जो प्लेस हम शामिल करेंगे, भारत का जो प्लेस हम शामिल करेंगे धरोहर में, उसकी लिस्ट अब हिंदी में जारी करेंगे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यूनेस्को ने अभी तक भारत के जो धरोहर सूची होती थी ना, उसको वो अपनी भाषा में इंग्लिश में जारी करती थी, लेकिन अब उसने निर्णय लिया है कि भारत के जो भी धरोहर होगा उसे हम अब शामिल करेंगे, तो उसे हम हिंदी में मेंशन करेंगे। यानी भारत के जो हेरिटेज प्लेस है उसकी सूची यूनेस्को जारी करेगी। किस भाषा में? हिंदी में। इसको भी नोट कर लीजिए, ये हाल फिलहाल का ही करंट है। तो भैया रामप्पा मंदिर पूछ सकता है, कहाँ है भैया? तेलंगाना में। ये शिव जी का मंदिर है, नोट कर लीजिएगा। सामने में इसका चित्र भी दे दिया हूं। आगे आइए। गृह मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्री और अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी हैं, इस साल भारत में एक नया मंत्रालय बनाया गया, सहकारिता मंत्रालय। उसके मंत्री कौन बने? श्री अमित शाह। वर्तमान में गृह मंत्री भी अमित शाह है, सहकारिता मंत्री भी अमित शाह है। इन्होंने चेरापूंजी में पेड़ लगाने के लिए, चेरापूंजी आप जानते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान या तो चेरापूंजी है या फिर मासिन राम है। मासिन राम और चेरापूंजी और मासिन राम, ये 2 प्लेस है मेघालय में जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो मासिन राम, चेरापूंजी में सोहरा एक जगह है, चेरापूंजी के अंदर ही एक जगह है सोहरा, वहां हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने चेरापूंजी के सोहरा में बिल्कुल संजीत जी, आर्यन कुमार, जेबा फिरदौस, भारती, पायल झा, राजालाल, सभी लोग जुड़ जाइए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक कर दीजिए सेशन को। तो भैया चेरापूंजी सोहरा में हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत किसने की है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। और मैं बता दूं कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है भैया? नौकरेक। मेघालय में एक जगह है तुर्रा, मेघालय में एक प्लेस है तुर्रा जहां पेपर इंडस्ट्री है, कागज उद्योग है। नोट कर लीजिए, मेघालय में एक प्लेस है तुर्रा जहां कागज उद्योग है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक, और नौकरेक वहां नेशनल पार्क भी है, नौकरेक नेशनल पार्क भी है। तुरा में कागज उद्योग,
और आप पूछेंगे तो वहां जनजाति कौन रहती है, तो गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया जनजाति, ये तीन, गारो खासी जयंतिया नाम से यहाँ जनजाति भी है, और यहाँ पर पहाड़ी भी है। गारो खासी जयंतिया नाम से पहाड़ी भी है और जनजाति भी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, और जनजाति का भी नाम सेम है, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। नोट कर लीजिएगा। और पूरे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक, पूरे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक। एक बात और लिख लो, एक चीज और लिख लो, मेघालय पूरे नॉर्थ ईस्ट में संतरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संतरा, नारंगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में संतरा के, नारंगी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन, मेघालय। मेघालय नारंगी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना कौन है भैया, कैवें नंबर की हैं, 48, 48वें नंबर के। नंबर भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो किस नंबर के हैं, 45वें 48वें, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल मोहम्मद जकी अनवर, इन्होंने संतरा ही भेज दिया मेरे लिए, बिल्कुल बढ़िया जकी अनवर भाई। आगे चलते हैं, एनवी रमन्ना जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने जेल अधिकारियों को, जैसे देखो क्या होता है ना कि कोर्ट जमानत दे देता है, कोर्ट जो है किसी को जमानत दे देता है, लेकिन उसको जमानत का जब तक वो कागज जेल में नहीं पहुंचेगा तब तक वो आदमी जेल से नहीं छूटेगा। तो कभी कभी 15 दिन बाद जाता है कागज, तो बेचारा 15 दिन जमानत मिलने के बाद वो जेल में रह जाता है। तो ऐसा भी होता है, तो जल्दी पहुंच जाए जेल से, जल्दी पहुंच जाए जमानत वाला कागज जेल, कोर्ट से जेल तक, उसके लिए रमन्ना साहब ने क्या शुरू किया है, रमन्ना साहब ने जमानत के कागज और आदेश को तुरंत यानी जल्दी प्रसारित करने के लिए फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लॉन्च किया है। फास्टर शुरू किया है, जेल अधिकारी तक जल्दी पहुंच जाए जमानत। किसी को जमानत अगर मिलता है, किसी को तनु मौर्य, हेलो सबको शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं। अभी एनवी रमन्ना ने कहा है कि जमानत का कागज अगर जमानत मिलता है तो जेल में जल्दी पहुंचे, उसके लिए क्या शुरू किया है, फास्टर शुरू किया। फास्टर का फुल फॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब कि ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा जेल को। क्या कर दिया जाएगा, ऑनलाइन, वही कोर्ट में आदेश मिला और तुरंत जेल अधिकारी को फॉरवर्ड, बस जाइए और आप उसका एक कॉपी रखे रहिए, दिखाइए जेल में, अपना आदमी को निकाल कर ले आइए। अच्छा बात है। न्याय देखो, एक्चुअली न्याय की प्रक्रिया जो है ना वो शानदार होनी चाहिए, धूमिल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसका पैरवी है, अप्रोच है, उसको तुरंत मिल जाए। अब तो बहुत कुछ फेयर हो रहा है, अच्छा है, स्वागत योग कदम है ये। देखो सामने कोर्ट का जो ये सामने हमने एक चित्र दे दिया है। चलो नेक्स्ट आओ, आगे आओ। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच, भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों दक्षिण एशिया के देश हैं। ये तीनों किसके देश है भैया, दक्षिण एशिया। ये तीनों दक्षिण एशिया के देश हैं, ये तीनों दक्षिण एशिया के देश हैं। सभी के सभी सार्क के मेंबर हैं, सभी के सभी सार्क के मेंबर हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के मेंबर हैं, साउथ एशिया के देश हैं और सार्क के मेंबर हैं। इनका वर्चुअली का मतलब होता है ऑनलाइन एक्सरसाइज शील्ड। पूछा जाए, ये नेवी का है, नौसेना का है, नोट कर लो, नौसेना का एक्सरसाइज। भारत, श्रीलंका और मालदीव के नेवी के बीच एक एक्सरसाइज हुआ है, ऑनलाइन एक्सरसाइज शील्ड हुआ है। नौसेना, इंडियन नेवी, श्रीलंकन नेवी और मालदीव नेवी के बीच एक वॉर एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है शील्ड एक्सरसाइज। क्लियर है, ये नौसेना के बीच हुआ है। कैसे हुआ भैया, वर्चुअली हुआ है। नोट कर लीजिए, सामने में इसका चित्र मैंने दे दिया है, सामने देखिए ये चित्र है। ये वर्चुअल माध्यम से क्या हुआ है, ये एक्सरसाइज शील्ड किसके बीच, पूछा जाए किसके बीच हुआ है भाई, तो भारत, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी कहाँ है जी, माले। श्रीलंका की राजधानी, वैसे तो जयवर्धने पूरा बन गया है अब, जयवर्धने पूरा।
और या फिर कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। और भारत तो जान ही रहे, ये तीनों सार्क के मेंबर हैं। सार्क, SAARC। सार्क की स्थापना कब हुआ? सार्क की स्थापना हुआ 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। और सार्क में टोटल मेंबर कितने हैं? सार्क में टोटल कितने मेंबर हैं जी? 8 मेंबर। सार्क में टोटल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। सार्क में कुल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर। जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ और मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। इसके सिवा और कोई विकल्प भी नहीं है। अब 2 महीने भी नहीं बचे हैं। अगर आप जोड़ेंगे तो 25 के बाद तो समय क्या है, फिर तो सेंटर पे जाने का चिंता हो जाता है 25 अप्रैल से। और 27 को मैं सुन रहा हूं कि 27 अप्रैल को हो सकता है कंफर्म पेपर हो जाए। तो 25 का आप मान के चलिए 20 से आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। तो 20 तक आपके पास समय। तो उधर अप्रैल में 20 दिन, मार्च चलने लगा। मार्च का कितना दिन निकल गया जी? मार्च का निकल गया 5 दिन। तो इधर बच गया मार्च में कितना दिन? अब कितना दिन? 26 दिन। तो 26 दिन और 20 दिन, 20 40 से 46, टोटल 1.5 महीना का मुकम्मल समय आपके पास है। 1 महीना 15 दिन, यानी 1.5 महीने का समय है। जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि मौका नहीं मिलता बाद में। जो मौका है वो मौका है। कुछ भी करना पड़े करेंगे, कुछ भी का मतलब कुछ भी। जो करना हो करेंगे, पर सिलेक्शन होना चाहिए। बात खत्म। हम 68वीं नहीं देने आए हैं, हम 67वीं देने आए हैं। और होगा, हम मेहनत करेंगे आपके साथ। लेकिन आपको भी वचन देना होगा, प्रॉमिस देना होगा कि सर हम भी मेहनत करेंगे, तभी होगा। बात सुन लो, ये संदेश नहीं है बल्कि चेतावनी है। नहीं करोगे तो नहीं होगा, करोगे तभी होगा। ये 1.5 महीने में अपने आप को भुला दो तुम कौन हो। सिर्फ आपके सामने किताब किताब किताब। नो मोबाइल फोन, कोई मोबाइल फोन नहीं। जब तक पढ़ेंगे मोबाइल फोन मेरा ऑफ रहेगा। समझ में आ रहा है बात? जब तक हम पढ़ेंगे बुक, मोबाइल फोन ऑफ रहेगा। तो मेहनत करो भाई, लगातार लग जाओ। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच सिल्ड नामक वार एक्सरसाइज हुआ है। मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका का जयवर्धनेपुरा और कोलंबो, भारत का दिल्ली। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू बागमती नदी के किनारे पर है। बागमती नदी के किनारे है। काठमांडू किस नदी के किनारे भैया? बागमती नदी के किनारे है। स्थापना 1985 में कहां हुआ? ढाका में। स्थापना हुआ तो ढाका में, लेकिन हेडक्वार्टर कहां है भैया? काठमांडू में। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 8। पहले 7 ही मेंबर थे, लेकिन अफगानिस्तान बाद में शामिल हो गया। अफगानिस्तान शामिल हो गया तो कितने हो गए? 8। सार्क में टोटल मेंबर हो गए 8। नेक्स्ट आइए, अगले करंट अफेयर पे हम लोग आते हैं। लग जाओ लगातार। प्रधानमंत्री ने भारत के कल्चर को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कल्चर को दुनिया में प्रसारित करने के लिए बनारस में जापान के मदद से, बनारस में जापान के सहायता से क्या शुरू किया है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। बनारस में, वाराणसी में, जो कि प्रधानमंत्री जी का स्वयं चुनाव क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी लोकसभा का चुनाव कहां से जीते हुए हैं? बनारस से। तो बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। किसकी मदद से? जापान की मदद से। जितने लोग जुड़े हैं बनारस से, लखनऊ से, मेरठ से, दिल्ली से, रोहतक से, सोनीपत, पानीपत से, जहां भी मैंने पढ़ाया है, सभी लोग जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, हरियाणा से लेकर पटना तक, सारे ग्रुप में सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ये बेहतरीन सेशन हर लोगों तक पहुंचे। रुद्राक्ष नामक एक कन्वेंशन सेंटर क्यों बनाया गया है? भारत में कल्चर के, भारतीय कल्चर को दुनिया में प्रसारित करने के लिए। किसके मदद से? जापान के मदद से। और लिख लो भैया, जब भारत का वाराणसी और जापान का एक शहर है क्वेटो, जापान का एक शहर है क्वेटो, इसको सिस्टर सिटी घोषित किया गया था। जापान का क्वेटो, वही क्वेटो प्रोटोकॉल वाला। क्वेटो प्रोटोकॉल नाम सुना है ना? नहीं सुना तो सुन लो। 1997 में, 1997 में। चलिए, बात यहां सिर्फ बीपीएससी का, नो एमटीएस। केवल बात क्या होगा भैया? बीपीएससी का होगा। प्लीज सभी लोग को मैं अधिकारी बनाने जा रहा हूं। सबको बनना है अधिकारी, सब बनेंगे अधिकारी। चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो,
या फिर बिहार से हो या हरियाणा से हो, जहां जहां भी आप देंगे पेपर, आपको अधिकारी बनना है। आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, जन्म मिला है तो टॉप पे जाएंगे, अगर जिंदगी मिली है तो कुछ टॉप पे जाएंगे। सिर्फ नौकरी लेना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए जब तक हमारा उम्र कायम है। चलो भैया, वाराणसी और क्वेटो ये दोनों को घोषित किया गया सिस्टर स्टेट, यानी मोदी जी कह रहे थे कि क्वेटो जैसा बनाएंगे किसको, बनारस को। बनारस को उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तित भी किया है। अगर आप आज से 10 साल पहले वाला बनारस देखें, 2014 से पहले भी बनारस गए हैं और अब जाइए बनारस डायरेक्ट, तो आपको परिवर्तन नजर आ जाएगा। रियल में बनारस गलियों का शहर है, इतने गली है वहां कि बनारस को सुधारना इतना आसान काम नहीं है। वहां के नाली को और गली को ये सुधारना इतना इजी काम नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र था और अंदर में इच्छा शक्ति, जिसके कारण इतना बेहतर बनारस बना है, वरना बनारस में सुधार करना यह सामान्य काम नहीं था। तो बनारस और क्वेटो को क्या बना दिया गया, सिस्टर सिटी घोषित कर दिया गया। और क्वेटो प्रोटोकॉल है भैया, 1997 में आया था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। क्वेटो प्रोटोकॉल अगर नहीं जानते, सुन लिए तो लिख लो। क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। अखिलेश कुमार जी बिल्कुल बिल्कुल आपका बनारस आप गए हैं, बढ़िया गए होंगे, लेकिन कुछ परिवर्तन अब जाइए तो मिलेगा आपको। चेंज हुआ है बनारस, ऐसे भी नहीं कह सकते क्वेटो बन गया, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है वहां, आप जाकर देख सकते हैं। हमें भी नहीं कह सकते क्वेटो बन ही गया होगा। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्वेटो प्रोटोकॉल लाया गया था और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान की मदद से शुरू किया गया है बनारस में। नेक्स्ट आइए, एक चीज और जान जाइए, जब जान रहे बनारस को तो एक चीज और लिख लीजिए, बनारस में केंद्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है। देखो बनारस में केंद्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शाक भाजी, सेंट्रल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहा है भैया बनारस में, सेंट्रल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनारस में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क ये भी बनारस के मडुआडीह में है, मडुआडीह वाराणसी, लिख लीजिए DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क ये भी बनारस में। केंद्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये भी बनारस में। सेंट्रल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनारस। डीजल इंजन बनाने का कारखाना, डीजल लोकोमोटिव वर्क का मतलब रेल के डीजल इंजन बनाने का कारखाना, ये भी बनारस में है। बिल्कुल राकेश कुमार मंडल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लोकल राइस इंटरनेशनल जोड़ देना राकेश भाई, इंटरनेशनल जोड़ना है। रीजनल इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है ना अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कहाँ है भैया, फिलीपींस के मनीला में। उसका रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ खुला है, बनारस में। नोट कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय कार्यालय बनारस में खुला है। एक बनारस में क्षेत्रीय कार्यालय खुला है, बनारस में क्षेत्रीय कार्यालय खुला है। हाँ बिल्कुल, मडुआडी मनीला इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है जी, मनीला है, मनीला में, लेकिन इसका रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ खुला है, बनारस में। नोट कर लिए। और डीजल इंजन बनाने का कारखाना भी कहाँ है भैया, बनारस में। चलिए बहुत बढ़िया। ये सामने देखिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का मैंने चित्र दे दिया था, यही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जो जापान की मदद से तैयार किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगला। देखिए सेशन को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कम से कम 10-20 लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने संयुक्त रूप से आदिवासी क्षेत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए क्या शुरू किया है, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये शुरू किया गया है आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले टीचरों के प्रशिक्षण के लिए। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले टीचरों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जनजातीय क्षेत्र में वैसे टीचर जो जनजातीय क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाते थे, उनके प्रशिक्षण के लिए स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने की। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट आइए। अभी पाकिस्तान ने, अभी हाल ही में पाकिस्तान गया था रूस के पास, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में रूस ने कराची से लाहौर तक एक पाइपलाइन बिछाना है। पैसा कहाँ पाकिस्तान के पास है? पाकिस्तान कंगाल, गरीब, भिखारी आदमी, भारत से लड़ने को तैयार, जान है नहीं, लड़ने को हमेशा तैयार रहता है। तो कराची से लाहौर तक पाइप बिछाना था, तेल के पाइप, उसके लिए भी पैसा नहीं है। पाइप बिछाना है तो उसके लिए भी कर्जा मांगने चले गए। और 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है, उसके लिए क्या किया है? रूस से समझौता किया है कि कुछ पैसा दे दीजिए, हमें कराची से लाहौर तक क्या लगाना है? पाइप। और अभी जब यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया, तब भी इमरान खान पहुंच गए भिखारी की तरफ पैसा मांगने रूस से, ये कुछ पैसा दीजिए ना, बड़ी दिक्कत में चल रहे हैं। रूस उनको दांत फटकार के भगाया है कि तुम देख रहे हैं कि हम हमला किए हुए हैं, तुम पैसा मांगने चला आया, वहां से मुंह बना के भागे आए हैं, रियल में डटाए हैं। पैसा मांगने गए थे जब उधर यूक्रेन पर हमला किए हुए हैं और उधर कर्जा मांग रहे हैं। बताइए कैसा बेहुदा, मतलब गिरा हुआ प्रधानमंत्री। भैया इमरान खान तो समझे में ना तक कैसा बुद्धि है, कब बैठेगा कुर्सी पर, कब खड़ा होना चाहिए भी नहीं पता है। खैर जाने दीजिए, कुछ मामले में पाकिस्तान हमसे अच्छा है, कुछ इंडेक्स में हमसे उसका स्थान बेहतर है, ये भी स्वीकारना पड़ेगा आपको, खाली बोल देने से नहीं होगा। तो भैया एक पूछा जाएगा, कराची से लाहौर के बीच में जो पाइपलाइन है, कराची से लाहौर के बीच में, नल्ला पाकिस्तान नहीं कर सकते विपिन कुमार जी 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बन रही है कराची से लाहौर। लिख लो, कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है, कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है, और लाहौर पाकिस्तान के पंजाब राज्य की राजधानी है। नोट कर लीजिए, लाहौर पाकिस्तान के पंजाब राज्य की राजधानी है, और सिंध पाकिस्तान के, कराची सिंध की राजधानी। सिंध की कैपिटल कहाँ है जी? कराची, और पंजाब की कैपिटल लाहौर। नोट कर लीजिएगा। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर किस नदी के किनारे है? लाहौर लिख लो, रावी नदी के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे और कराची सिंध नदी के किनारे। कराची सिंधु नदी के किनारे। कराची, अच्छा किस इंडेक्स में ज्यादा है हमसे पाकिस्तान? कुछ है, सब ज्यादा नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ मामले में हमसे बेहतर है, कुछ मामले में, बाकी मामले में तो हमें उनसे शेर है। कभी लड़ेंगे तो हम अकेले, हमारा एक राज्य फरिया लेगा उनसे। अगर फरियाने की बात होगा तो एक स्टेट उनसे लड़ लेगा, लेकिन फिर भी लड़ते रहता है, कहने दीजिए। तो भैया कराची सिंधु नदी के किनारे और लाहौर रावी नदी के किनारे। आगे आ जाइए। रिजर्व बैंक ने 12 जुलाई 2021 को, ये जुलाई महीने का करंट अफेयर ध्यान से देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2021 में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी की शुरुआत की है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी किसके लिए शुरू किया भैया? ये शुरू किया है निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे इन्वेस्टर जो पर्सनल इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी के माध्यम से नहीं, जो डायरेक्ट रूप से इन्वेस्ट करते हैं रिटेल फील्ड में, रिटेल सेक्टर में डायरेक्ट जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए क्या शुरू किया आरबीआई ने? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत उन्हें 5-7 जगह पे खाता खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि एक अकाउंट से उनका काम चल जाएगा। रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी के अनुसार उन्हें एक जगह से सारा काम चल जाएगा। रिटेल डायरेक्ट गिफ्ट अकाउंट, उनके लिए क्या खोला जाएगा? रिटेल डायरेक्ट गिफ्ट अकाउंट। इस योजना के तहत, आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी के तहत, जो व्यक्ति रिटेल सेक्टर में पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी कंपनी से नहीं, डायरेक्ट मेरे पास 1 अरब रुपया आ गया, हम चाहते हैं 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें 5-7 अकाउंट या 5-7 जगह पे अकाउंट खुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि आरबीआई के डायरेक्ट रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी के तहत क्या होगा? रिटेल डायरेक्ट
गिफ्ट अकाउंट खुलेगा और उसके माध्यम से हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? तभी आरबीआई ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट आइए, आगे आ जाइए। महाराष्ट्र के खेल मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र के खेल मंत्री रह चुके हैं, अभी भी है, आशीष सोलार। इन्हें बॉक्सिंग, आशीष सोलार को, अच्छा सॉरी यहां पर ये चीज काट दीजिए, यहां पर ये नहीं है। अजय सिंह को, ये लिख लीजिए, खेल मंत्री ये हैं, खेल मंत्री अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। यहां गलती से एक टाइप हो गया था, इसको काट दीजिए। अजय सिंह को क्या बनाया गया है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र से रहने वाले हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं अजय सिंह। इन्हें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से चुना गया है भैया, अजय सिंह को चुना गया। नोट कर लीजिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, भारतीय, अच्छा एक चीज और इंफॉर्मेशन आपको देनी है। इंफॉर्मेशन यह कि हो सकता है कि मंडे से आप लोगों को करंट अफेयर का एमसीक्यू भी हो, करंट अफेयर का एमसीक्यू। और हमने क्या बोला है कि मंडे टू फ्राइडे हर एक सप्ताह में हम बिहार स्पेशल लाएंगे। चूंकि आज सैटरडे है, इसलिए आज जो हम 15 क्वेश्चन करवाते थे ना, 15 क्वेश्चन जो करवा रहे हैं डेली, वो मंडे टू फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे वो नहीं होगा। क्लियर है? एक करंट अफेयर का सीरीज डेली होगा, ध्यान से सुन लो, शेड्यूल है। करंट अफेयर का सीरीज डेली करेंगे, लेकिन वो जो बिहार स्पेशल एमसीक्यू कर रहे हैं वो मंडे से फ्राइडे करेंगे। हो सकता है मंडे से आपका एक एमसीक्यू भी आए, ताकि अपने आप को आंक ले आप कि आप कहां हैं। अब करंट का एमसीक्यू भी लाएंगे, आपके लिए जो करना है सब करेंगे, लेकिन लगातार आप जुड़े रहिए। अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीवीआई है, नोट कर लीजिए। भारतीय मौसम विभाग ने, भारतीय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र, थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया है। कहां? उड़ीसा के बालासोर में। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया है? उड़ीसा के बालासोर, उड़ीसा के बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर। उड़ीसा सर, ओपन टेस्ट करंट का कब होता है ऑफलाइन? बिल्कुल, उसका भी अनाउंसमेंट कर देंगे। ओपन टेस्ट करंट का जो होगा वो भी हम बता देंगे जल्दी ही। जो भी करना होगा इस 45 दिन में हम आप लोगों के लिए करेंगे। हमको जो भी करना होगा इस 45 दिन में आप लोगों के लिए करेंगे। और बहुत जल्द अगर आप तैयार रहेंगे तो हम बहुत जल्द एक कंप्लीट जीएस की एक सीरीज भी आप लोग, एक मैराथन सीरीज करवा देंगे आप लोग के लिए। एक मैराथन सीरीज भी लेकर आएंगे जिसमें पूरी पॉलिटी 4-5 घंटे लगातार क्लास लेंगे और पूरी पॉलिटी खत्म, पूरी हिस्ट्री खत्म। इस टाइप के सीरीज भी इस चैनल पे आप लोग के लिए बहुत जल्द आएगा। इन 45 दिनों के अंदर वो कर दिया जाएगा आपके लिए, जो आपके लिए क्या होगा? रामबाण साबित होगा। तो भैया, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया है? उड़ीसा के बालासोर में। ठीक है, चलिए, तो सब कुछ होगा। मैराथन क्लास भी बहुत जल्द अरेंज करवाने जा रहे हैं, बस आप लोग तैयार रहो, यही रटवा देंगे। जब मैराथन क्लास करेंगे ना तो पूरी हिस्ट्री यहीं आपसे सामने बोलवा देंगे, रटवा लेंगे। बस आप जुड़े रहो और लोगों को जोड़ते रहो। शेयर कर दो, कम से कम एक लड़का 50 लड़के को शेयर कर दो, 50 चैनल पे 50 ग्रुप में शेयर कर दो। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद बिजली क्षेत्र में सुधार को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में गुजरात के बाद सुधार करने वाला आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया। ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश का मैप है भैया। आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी सामने दिखाया हुआ है। अगर आप देखो, पूछा जाए कि गुजरात के बाद बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी 3 राजधानी, इसके कितनी राजधानियां? 3 राजधानी सामने दिख रहा है, करनूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। अगर नॉर्थ से साउथ हो सकता है बीपीएससी में क्या कर दे, अरेंज कर दीजिए। ये सबको पता है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी,
लेकिन अगर अरेंज करने देते नॉर्थ से साउथ, बहुत लोगों की सांसें फूल जाएंगी। समझ में आ रहा है बात? तो आप देख लीजिए, क्रम से नोट कर लो, नॉर्थ टू साउथ विशाखापट्टनम, उसके साउथ में आओगे तो अमरावती, और सबसे साउथ में क्या मिलेगा? करनूल। सबसे साउथ में करनूल, सबसे नॉर्थ में विशाखापट्टनम, उसके बाद अमरावती, उसके बाद करनूल। ये नॉर्थ से साउथ अरेंज्ड वे में है, नोट कर लीजिए मेरे भाई। और ये आंध्र प्रदेश के कौन है? सीएम है जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं भैया, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय और जोमेटो, जोमेटो जानते होंगे, फूड डिलीवरी करने वाला एक क्या है? ऑनलाइन चैनल है, ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जोमेटो। जोमेटो से खाना मंगवाते हैं हम लोग, है ना जी। जब हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे तो हमें घर पे कुछ अच्छा और डिलीशियस फूड खाना होता था तो किसको ऑर्डर करते थे? जोमेटो को ऑर्डर करते थे। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और जोमेटो ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, आत्मनिर्भर निधि लिख लो, इसके तहत एक योजना शुरू किया गया था। इसके तहत एक योजना शुरू की गई थी स्ट्रीट वेंडर के लिए। कौन सी योजना थी? कौन सी योजना थी भाई? स्ट्रीट वेंडर के लिए, प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 रुपया मिलेगा उसको लोन के रूप में। स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये मिलेंगे लोन के रूप में। उसके लिए क्या शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी स्ट्रीट वेंडर के लिए। और इसको और बेहतर करने के लिए जोमेटो के साथ क्या किया है? समझौता किया है। कौन? केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। नोट कर लीजिए, सामने देखिए, पीएम स्वनिधि योजना, देखो सामने दिखा दिया मैंने आपको। स्ट्रीट वेंडर, जो लोग सड़क पर ठेला लगाकर कुछ बेचते थे, उनके लिए प्रधानमंत्री का कौन सा योजना आया भैया? कौन सी योजना? तो पीएम स्वनिधि योजना। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को कितना का लोन मिलना था? 10,000। इसके तहत प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को कितने का लोन मिलना था? 10,000 का लोन। रेहड़ी विक्रेता को मिलेगा, सामने दिखा हुआ है, 10,000 रुपये का लोन। जानिए पंजीकरण और लाभार्थी चयन संपूर्ण प्रक्रिया किस माध्यम से होगा। और अभी जोमेटो के साथ इसी के लिए क्या हुआ है भैया? समझौता हुआ है जोमेटो और किसके साथ? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के साथ। ये कोरोना काल में ये दिया गया था ये सुविधा किनको? रेहड़ी वाले को, ठेला वाले को, ताकि उनका बिजनेस चौपट हो गया, फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सके। चलो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली शुरू किया है। एक अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है स्विच दिल्ली। नोट कर लो, स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत किसने की? मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू की। किस लिए? किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, क्वेश्चन आ जाएगा कि स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत किस लिए किया गया? स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए श्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। और दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है जी? जल्दी उत्तर दो, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? जल्दी से। प्रकाश कुमार जोशी, प्रकाश कुमार जोशी, शिबू लक्ष्मी, रितेश शर्मा, अमन जी, राजा, संजना कुमारी, राजा लाल, पायल झा, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बताइए जल्दी से। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है भैया? अनिल बैजल। अनिल बैजल, नोट कर लीजिएगा। चलो, तो स्विच दिल्ली किस लिए? कि दिल्ली के लोग अब क्या यूज करें? इलेक्ट्रॉनिक वाहन। सामने में चित्र दिया गया है, देख लीजिए। वैसे दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस हाल ही में मैंने पढ़ाया है। दिल्ली का पहला इलेक्ट्रिक बस लुटियन जोन में चलेगा, अभी शुरुआत किया गया है। दिल्ली, हाल ही में पूछा जाए किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिक बस लॉन्च हुआ है, तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। और दिल्ली के नगर निगम ने, दिल्ली के नगर निगम ने 75 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक को क्या कर दिया? बैन कर दिया। और 5,000 रुपए तक का क्या करेगा? जुर्माना करेगा। तो दिल्ली नगर निगम द्वारा प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है हाल ही में। चलो, 31 जनवरी को अमेरिका ने एक दुनिया का
दुनिया का पहला स्टार डस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल, एक रॉकेट को लॉन्च किया है जो किससे चलेगा? बायो फ्यूल से चलेगा, जैव ईंधन से चलने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी नोट करो, जैव ईंधन से चलने वाला दुनिया का पहला रॉकेट स्टार डस्ट 1.0 किसने डेवलप किया भैया? अमेरिका ने। अमेरिका ने स्टार डस्ट 1.0 ये दुनिया का पहला जैव ईंधन बायो फ्यूल से चलने वाला दुनिया का पहला रॉकेट बन गया। कौन? स्टार डस्ट। स्टार डस्ट 1.0 किसने डेवलप किया है? अमेरिका ने। जल्दी नोट कर लो, अमेरिका ने डेवलप किया है एक रॉकेट जिसका नाम है स्टार डस्ट 1.0। ये चलेगा बायोफ्यूल से। नेक्स्ट आ जाइए, आगे आओ। पाकिस्तान ने 2021 में ही एक परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन आ जाए कि भैया गजनवी मिसाइल किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। और ये लैंड टू लैंड सतह से सतह मार करती है। सतह से सतह मार करने वाली गजनवी मिसाइल को कौन टेस्ट किया है? पाकिस्तान। जो 290 किलोमीटर, उसकी मारक क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर। बताइए, इसका सबसे बढ़िया मिसाइल गजनवी है और हमारा अग्नि है। 7000 किलोमीटर मारते हैं हम, यानी पाकिस्तान को रगड़ते झगड़ते हम चल जाएंगे। अगर हम मार दें तो एक मिसाइल से उसका सारा जो 5 गो इंपॉर्टेंट शहर है, पाकिस्तान के 5 गो शहर है, एक पेशावर, दूसरा लाहौर, इस्लामाबाद, उसके बाद रावलपिंडी और कराची, बस ये 5 गो उसका मेन शहर है। बस वो भी पटना जैसा है, सब दिल्ली जैसा और मुंबई जैसा नहीं है, एक आधे को मुंबई जैसा है। अगर मार दे यहां से मिसाइल, 5 गो शहर को मारना है बस। उसके बाद पूरा पाकिस्तान अपने आप सरेंडर करके प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रधानमंत्री मान के और देश अपना हाजिर कर देगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत शांति प्रिय देश है। वो कहता है कि हमारे पड़ोसी हमें बराबर के भाव से देखें, बड़े भाई के भाव से न देखें। हम चाहे तो नस्ताबूद कर दें, लेकिन दिक्कत है कि हम क्यों चाहेंगे? भारत जियो और जीनो दो के रास्ते पर चलता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलता है। खुद हमारे प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को युद्ध से बुद्ध की ओर आना पड़ेगा। दुनिया को युद्ध से बुद्ध की ओर आना पड़ेगा। युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि युद्ध खुद ही एक मसला है। युद्ध खुद ही एक मसला है, तो हल क्या कर पाएगा वो? इसलिए युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। बातचीत और डायलॉग प्रोसेस जो है वही किसी मसले का हल है। इसलिए लगातार इंडिया रूस और यूक्रेन को कह रहा है कि आप लोग बातचीत से मुद्दा सुलझाइए। मिसाइल से मुद्दा नहीं सुलझता और उलझ जाता है, पर वो लोग कह रहे नहीं, मिसाइल से सुलझेगा। लात के देवता है तो बात से कैसे मानेगा? यूक्रेन जो है वो लात के देवता है, तो बात से मानने वाला नहीं है। चलिए, जो भी हो, और कॉमेडियन तो वहां के राष्ट्रपति है। जो जेलेंस्की है वो पहले कॉमेडी सीरियल में काम करता था, और उससे आप राष्ट्रपति बना दीजिएगा तो कॉमेडी ही ना करेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मांड्या जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, इस साल का मेरे अनुसार सबसे बेहतरीन करंट है। मांड्या जिले में 1600 टन लिथियम का भंडार मिला है। नोट कर लीजिए, कर्नाटक के मांड्या जिले में। सर आप, चलिए बहुत बहुत मैं भी पूछूंगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को हमारी शुभकामनाएं। बस ऐसे ही ऊर्जा के साथ पढ़ते रहिए। और मैं चाहता हूं कि इस बार रोल नंबर आपका मैं देखूं। मैं चाहता हूं कि आपका रोल नंबर मैं देखूं, अपना एडमिट कार्ड और रोल नंबर जब रिजल्ट हो जाए तो भेजिएगा कि भैया देखिए सर मेरा हो गया है। बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन गले से लगा लेंगे सिलेक्शन के बाद। चलो भैया लगातार लग जाओ। 1600 टन लिथियम का भंडार कहां मिला है? कर्नाटक में। कहां मिला है? मांड्या में। और कर्नाटक की बात करोगे मेरे भाई तो कर्नाटक में एक जगह है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक में एक प्लेस है जहां भारी मात्रा में, नोट कर लो, मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। मैग्नेटाइट आयरन मिलता है, मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। कहां? कुद्रेमुख में। और कहां मिलता है? बेल्लारी में। बेल्लारी, कर्नाटक के कुद्रेमुख और बेल्लारी में भारी मात्रा में मैग्नेटाइट आयरन मिलता है। कर्नाटक के में
कर्नाटक के कोलार और कर्नाटक के हट्टी में भारी मात्रा में सोना मिलता है, भारी मात्रा में गोल्ड मिलता है। नोट कर लीजिए, कर्नाटक के कोलार और हट्टी में, कर्नाटक के कोलार और हट्टी में, कर्नाटक के लिख लो भैया, कोलार माइंस और हट्टी माइंस में क्या मिला है? गोल्ड मिलता है। वैसे बिहार के जमुई में भी गोल्ड का भंडार मिला है, नोट कर लीजिएगा। बिहार के जमुई में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड का भंडार मिला है बिहार के जमुई में, ये भी नोट कर लीजिए। वैसे कोलार और हट्टी माइंस कहाँ है? कर्नाटक में, सोना के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख और बेल्लारी ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है, भी कर्नाटक में है। और खुद बेंगलुरु को, कर्नाटक के बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली और गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली और गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। और रियल में सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। रियल में सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कर्नाटक के कुद्रेमुख और बेल्लारी लोहा मिलता है, हट्टी और कोलार गोल्ड मिलता है। और मांड्या में क्या मिला है? लिथियम का भंडार। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। परमाणु संख्या लिथियम, H से हाइड्रोजन 1, Li से H से लिथियम का 2 होता है ना, हीलियम का 2 होता है, हीलियम का 2 और लिथियम का 3। चलिए थोड़ा केमिस्ट्री भी आप लोगों को बता। देखो सामने लिथियम माइंस जहां से मिला है उसका हमने चित्र निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आप वहां खड़े हैं, सेल्फी ले रहे हैं। चलो, कृषि मंत्री और जल शक्ति मंत्री और जल राज्य मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और पशुपालन मंत्री हमारे गिरिराज भाई हैं, गिरिराज सिंह, संयुक्त रूप से एक वेब पोर्टल बनाए हैं। अभी देखिए भैया, एक वेब पोर्टल बनाया गया है, एकीकृत वेब पोर्टल। किसके द्वारा? कृषि मंत्री, जल शक्ति मंत्री, इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री और पशुपालन मंत्री, इन चारों मंत्रालय के द्वारा एक वेब पोर्टल डेवलप किया गया है, कंबाइंड। इस वेब पोर्टल का उपयोग भारत में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करना है। गोवर्धन, अभी मोदी जी ने कहा है कि सबसे बड़ा धन गोवर्धन, सबसे बड़ा धन गोवर्धन। उन्होंने इंदौर में एशिया नहीं कहिए, भारत का सबसे बड़ा क्या लगाया है? क्या लगाया भैया? बायो सीएनजी प्लांट। इंदौर में सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट हाल ही में मोदी जी ने क्या किया है? उसका उद्घाटन किया है। सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। बायो सीएनजी मतलब सीएनजी गैस जो बनेगा वो किससे बनेगा? गोबर से बनेगा, मल मूत्र से बनेगा, इसलिए नाम पड़ा सबसे बड़ा धन गोवर्धन। ये बात अभी इंदौर जाकर मोदी जी ने कहा है। गोबर से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता। उससे क्या बनाया जाएगा? सीएनजी। कहां बनाया जाएगा? इंदौर में। अब बात चली इंदौर की, तो 5वीं बार लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर, वाटर सरप्लस सिटी इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। और इंदौर मालवा के पठार पर है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार पर इंदौर है, नोट कर लीजिएगा। और गोवर्धन यानी कि जो बायोमास है उसको बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड पोर्टल शुरू किया गया है। किसके द्वारा? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जल शक्ति मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्री और पशुपालन मंत्री के द्वारा गोवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, गोवर्धन यानी बायोमास को बढ़ावा देने के लिए ये वेब पोर्टल की शुरुआत किया है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आइए, भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। ये शुरू क्या, अब खत्म हो गया होगा, 8 फरवरी को शुरू होगा, ये तो हो गया है। भारत अमेरिका के बीच, ये बस याद कर लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच ये जो युद्धाभ्यास होता है वो किसके बीच होता है भाई? युद्धाभ्यास नाम का जो वॉर एक्सरसाइज होता है किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास होता है, नोट कर लीजिएगा। युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। आइए नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही चेन्नई में क्या करेगा भाई? चेन्नई में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र की स्थापना करेगा। तो लिख लीजिए, चेन्नई में केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि आर्द्र भूमि
संरक्षण और प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। नोट कर लीजिए, भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय है, भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है, वो आर्द्र भूमि संरक्षण और उसके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, उसके लिए एक सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? चेन्नई में। भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि हैं? नोट कर लो, भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि हैं? 49। भारत में टोटल कितने आर्द्र भूमि हैं? जल्दी नोट करो, 49 आर्द्र भूमि। और नोट कर लो, 2 फरवरी को हर साल क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? जल्दी नोट करो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और कितने वेटलैंड हैं इंडिया में? 149। सबसे ज्यादा वेटलैंड यूपी में, सबसे ज्यादा यूपी में, सबसे ज्यादा 9 उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा वेटलैंड 49 में से 9 अकेले उत्तर प्रदेश में। भारत में कुल कितने वेटलैंड? 49। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में। पूरे विश्व में, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि, सबसे ज्यादा वेटलैंड्स कहां है भैया? यूनाइटेड किंगडम में। और दूसरे नंबर पे मैक्सिको में। दुनिया में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि यूनाइटेड किंगडम और दूसरे नंबर पर मैक्सिको में। और भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में। टोटल कितने? 49 आर्द्र भूमि। अब बिहार में अभी तक केवल 1 आर्द्र भूमि है, कांवरताल बेगूसराय। कांवरताल बेगूसराय बिहार में एकमात्र आर्द्र भूमि है जिसका नाम है कांवरताल। कांवरताल कहाँ है भैया? बेगूसराय में। इसको भी आपको नोट कर लेना है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 4 फरवरी नोट कर लो, कैंसर दिवस और 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस। नेक्स्ट आइए, चेन्नई में क्या खोला जा रहा है भैया? चेन्नई में खोला जा रहा है आर्द्र भूमि के संरक्षण और मैनेजमेंट के लिए क्या सेंटर खोला जा रहा है? नोट कर लेना। आगे आओ, ये भाव्यालाल हैं, सामने में इनका फोटो दिया गया है। भाव्यालाल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा क्या इनको नियुक्त किया गया है? कार्यवाहक प्रमुख। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नासा ने भारत के रहने वाली भाव्यालाल, भारत के रहने वाली भाव्यालाल को क्या बनाया है? भाव्यालाल को क्या बना दिया है? नासा ने भाव्यालाल को बनाया है कार्यकारी प्रमुख, कार्यवाहक प्रमुख बनाया है। किसका? नासा का। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी। क्या हो गया? इस पे आना पड़ेगा क्या? एक सेकंड रुक जाइएगा। भारत की स्पेस एजेंसी जैसे इसरो है, भारत की स्पेस एजेंसी जैसे इसरो है, वैसी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है भैया? नासा। तो नासा के कार्यवाहक प्रमुख किसे बनाया गया? भाव्यालाल को। और सुन लीजिए मेरी बात, अमेरिका का जो स्पेस सेंटर है, मतलब नासा का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, उसका नाम लिख लीजिए केप कैनेवरल। केप कैनेवरल, कैनेवरल। नासा का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? केप कैनेवरल। ये अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में है, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में। और भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर 2 है, एक है श्रीहरिकोटा, एक है श्रीहरिकोटा और दूसरा है तुमकुर। नोट कर लीजिए, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर 2 है, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर 2 है भैया। कौन कौन? श्रीहरिकोटा और तुमकुर। और अमेरिका के सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है केप कैनेवरल। अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है केप कैनेवरल। अमेरिका का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है वो है केप कैनेवरल। और भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है भैया? यह है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा और तुमकुर, श्रीहरिकोटा और तुमकुर। तुमकुर है तमिलनाडु में और श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। तुमकुर तमिलनाडु और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। भाव्यालाल को याद रखिएगा। आगे आते हैं, वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में घोषणा किया था, इस साल का बजट नहीं, पिछले साल के बजट में घोषणा किया था मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। और हमने बार बार कहा है कि आपको बजट तैयार करना होगा 21 का भी और 22 का भी, इकोनॉमिक सर्वे 21 का भी और 22 का भी। ऐसा नहीं है कि 22 के बजट से सवाल आ जाएगा। कोई ठीक नहीं है कि वो पेपर तैयार करके पहले से बैठे हों, ऐसा भी हो सकता है। दिसंबर तक का ही करंट पूछें, ऐसा भी हो सकता है। आप तैयार रहिए हर कंडीशन के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि 2021 का और 22 का दोनों का बजट और दोनों का इकोनॉमिक सर्वे आपको तैयार होना चाहिए। वो तैयार हम कराएंगे, आप लोगों को टेंशन मत लो। तो भैया मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क ये 2021-22 के बजट में आया था, जिसका नाम था मित्र योजना। मित्र योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म करें तो क्या आ जाएगा, मित्र योजना। इसकी शुरुआत की गई थी टेक्सटाइल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी, मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आइए, आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने किताब लिखी है। दलाई लामा बौद्ध धर्म के धर्म गुरु, दलाई लामा बौद्ध धर्म के जो भी व्यक्ति धर्म गुरु बनेगा उसे दलाई लामा बोलेंगे। दलाई लामा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म का धर्म गुरु बनेगा उसे दलाई लामा बोलते हैं। दलाई लामा एक पद है। तो दलाई लामा जो वर्तमान में है, उन्होंने एक किताब लिखी है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, नोट कर लीजिए। इस पुस्तक को किसने लिखी है भैया, दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी, दलाई लामा ने लिखी। लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी, दलाई लामा। दलाई लामा की पुस्तक है, देख लो सामने, लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इस बुक को सामने देख लो, इसको लिखा है दलाई लामा ने, भूलना मत। सामने मैंने चित्र दे दिया है। अब आगे आइए, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 2021 में ही एक योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम है केरल लुक्स अहेड। एक योजना की शुरुआत की, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक योजना शुरू किया जिसका नाम है केरल लुक्स अहेड। यह 3 दिवसीय वर्चुअल वैश्विक सम्मेलन है, जिसके द्वारा केरल में दीर्घकालिक विकास और रोड मैप को तैयार किया गया। केरल के लंबे विकास के लिए केरल लुक्स अहेड। केरल लुक्स अहेड की शुरुआत किसने की, पिनरई विजयन। केरल लुक्स अहेड की शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया। एक लंबे विकास के लिए, दीर्घकालीन विकास के लिए उन्होंने एक सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में क्या तैयार किया गया, उस सम्मेलन में केरल के विकास पर बातें की गई। नेक्स्ट आइए, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी और हर घर सफाई, ये सब नीतीश कुमार की कॉपी है। ये सब नीतीश कुमार जी ने जो चलाया जल जीवन हरियाली, उसको कॉपी केंद्र सरकार ने भी किया और पंजाब सरकार भी कर लिया। भैया पूछा जाएगा किस राज्य ने हर घर पानी और हर घर सफाई योजना की शुरुआत की, तो सीधे याद करो पंजाब। हर घर पानी और हर घर सफाई योजना किसने शुरू की, पंजाब। और पंजाब सरकार ने डॉल्फिन, सिंधु नदी के डॉल्फिन के, नोट कर लो, सिंधु नदी के डॉल्फिन को बचाने के लिए, सिंधु नदी में रहने वाले डॉल्फिन को बचाने के लिए योजना की शुरुआत किसने की, तो पंजाब सरकार। सिंधु नदी के डॉल्फिन को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने योजना की शुरुआत की। भाई हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब, सिंधु नदी के डॉल्फिन की सुरक्षा पंजाब। और हाल ही में पंजाब में क्या हो रहा है भैया, इलेक्शन, चुनाव। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी वहां के क्या है भैया, सीएम है। नेक्स्ट आते हैं आगे, अगले करंट पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा जिनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सीईओ किसको बनाया गया भैया, किसको बनाया गया, आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा बने हैं, आर.एस. शर्मा को बनाया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके सीईओ बनाया गया है। आयुष्मान भारत या आयुष्मान भारत को ही प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना बोलते हैं। इसके सीईओ कौन बने हैं भैया? आर.एस. शर्मा। सुन लो, हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भी शुरुआत की है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का प्रारंभ किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हाल ही में भारत सरकार ने किया है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सीईओ किसको बनाया गया? आर.एस. शर्मा को बनाया गया। नेक्स्ट आइए, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 ये दुनिया में टॉप ब्रांड बेहतर ब्रांड की सूची जारी करती है। दुनिया में सबसे महंगे और सबसे टॉप ब्रांड की सूची जारी करती है ब्रांड फाइनेंस। 500 दुनिया के 500 ब्रांड की सूची जारी होती है। इस रैंकिंग 2021 के रैंकिंग में जो रिलायंस जियो है, इसको के दुनिया में कैवा नंबर मिला है? 5वां नंबर। दुनिया के टॉप ब्रांड में रिलायंस जियो 5वें नंबर पे रहा। दुनिया के टॉप ब्रांड में रिलायंस जियो का स्थान 5वां रहा। सामने में टॉप 10 का लिस्ट मैंने दे दिया है। देखो सामने टॉप 10, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे कोका कोला है। रिलायंस जियो से जस्ट पहले कौन है भैया? इससे बड़ा ब्रांड है कोका कोला। समझ में आ रहा है बात ना? इस तरह से टॉप 10 का मैंने लिस्ट दिया है। इसके बाद अमेजन जिसको सुना आपने, इसको 8वां नंबर पे रखा गया है। अब बाकी डिस्नेप इसको 9वें नंबर पे रखा गया है। EY 10वें नंबर पे है। आपको याद करना है कि भारत का टॉप 10 में एक ही कंपनी है। टॉप ब्रांड की सूची में भारत का कौन शामिल है भैया? रिलायंस जियो 5वें नंबर पे, नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, नेक्स्ट अगला करंट देखिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रांड फाइनेंस के रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी कंपनी टॉप 10 में है? रिलायंस जियो। उसका नंबर कहवा है? 5वां, नोट कर लेना। अरुणाचल प्रदेश के होलोंग में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आज और कल का करंट है भैया, नोट कर लीजिए, ये आज का करंट है। अरुणाचल प्रदेश के होलोंग में एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। ये जो होलोंग है ना, ये ईटानगर राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, उससे 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है होलोंग, जहां क्या बनाया जा रहा है? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ध्यान से सुन लो, एयरपोर्ट दो प्रकार का होता है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। एयरपोर्ट दो तरीके का होता है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। ऐसा एयरपोर्ट जो बिल्कुल नया आज ही बन रहा है, उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। जैसे मान लो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में कोई एयरपोर्ट नहीं है, मान लेते हैं, अगर वहां नया एयरपोर्ट बनता है बिल्कुल नया, तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। और ऐसा एयरपोर्ट जो पहले से था, उसको केवल नया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसे बोलते हैं ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। नोट कर लेना। जैसे पटना में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, इसको अगर दोबारा रिन्यू करें हम, तो क्या बोलेंगे उसको? ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। और जब एकदम बिल्कुल नया, मान लीजिए कि जहानाबाद में बिहार के कोई एयरपोर्ट नहीं है, और जहानाबाद में क्या कर दें हम? नया एयरपोर्ट बना दें, तो क्या होगा? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। मान लीजिए सीतापुर में, यूपी के उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एयरपोर्ट नहीं है, और नया एयरपोर्ट बना दे सीतापुर में, तो क्या होगा? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। लेकिन अगर ग्रीनफील्ड होगा, लेकिन अगर पुराने एयरपोर्ट को, जैसे मान लीजिए कि अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ, चौधरी चरण सिंह अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ जो है, उसको दोबारा बनाए, तो क्या होगा भाई? दोबारा नहीं, हम उसको रिपेयर करें, दोबारा रिन्यू करें, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिया हूं आपको। ब्राउन फील्ड और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बीच अंतर समझ में आ गया? तो भैया देख लो, होलोंग में बिल्कुल नया एक हवाई अड्डा बन रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, जो ईटानगर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में लिख लीजिए, नामदम्फा नेशनल पार्क है, नामदम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? नोट कर लो, नामदम्फा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का तवांग मठ है। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का तवांग मठ, बौद्ध धर्म का तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। नामदम्फा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। और होलोंग में नया हवाई अड्डा बन रहा है। नया हवाई अड्डा मतलब ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। अब पुराने हवाई अड्डा का मरम्मत करे तो ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? तो एक बार लाइक कर दो, लाइक बटन प्रेस कर दो, एक लाइक कर दो भैया। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो भैया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2 मार्च 2022 को व्यापार को आसान करने के लिए 2 मार्च 2022 को व्यापार को आसान और डिजिटल इंडिया
इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली ये 2 मार्च 2022 यानी अभी से 3 दिन पहले निर्मला सीतारमण ने व्यापार को आसान बनाने के लिए, ट्रेड को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली की शुरुआत किसने की है भैया? ये निर्मला सीतारमण जो भारत के माननीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? अगर दिक्कत हो तो मैसेज करके बताना। कहीं भी कोई सुझाव हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट क्या भैया स्वागत योग्य है, स्वागत किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। बस इसी तरह से लगे रहो, जुड़े रहो। नेक्स्ट करंट पर हम लोग आते हैं। बहुत दुखद खबर, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़े ही सुन्न कर देने वाला खबर। कौन आया है यहाँ रहने, लेकिन समय से पहले जाना तो खलता ही है। कौन आया है रहने, गीता का उपदेश है, क्यों रोते हो, किसके लिए रोते हो? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय से पहले चला जाए तो थोड़ा तो लगता ही है। तो 52 साल के महाजुमर में हमारे सेन वॉर्न का कल दिल के दौरा पड़ने से क्या हो गया? निधन हो गया। सेन वॉर्न साहब जिनका भारत से भी एक विशेष लगाव था। भारतीय प्लेयर जो भी स्पिनर होते थे उनको इन्होंने अपने तरफ से कई बार ट्रेनिंग दिया है। खुद हरभजन सिंह इनसे कई टिप्स लिए थे। समझ आ रहा है बात ना? तो दुनिया के एक महान स्मार्ट स्पिन बॉलर सेन वॉर्न का क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये पूरे दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए दुखद खबर है, क्योंकि खेल बाउंड्री नहीं देखता कि हमारे देश के हैं कि तुम्हारे देश के हैं। खेल क्या करता है भैया? दिलों को जोड़ता है, और जब कोई जाता है तो दिलों को तोड़ने में भी काम आता है। कोई बात नहीं, हम लोग इनको याद रखेंगे। आगे आइए। पूर्व सेना प्रमुख जनरल SF रॉड्रिग्स, इनका भी निधन हो गया है। भारत के सेना प्रमुख, आर्मी चीफ रह चुके हैं। नाम तो विदेशी जैसा है, लेकिन भारत के आर्मी चीफ हैं। हम लोग इनको सैल्यूट करते हैं। इनका भी निधन हो गया है। 1990 से 93 के बीच ये भारत के आर्मी के चीफ रह चुके हैं। इंडियन आर्मी के चीफ रह चुके हैं। कौन? जनरल SF रॉड्रिग्स। नोट कर लीजिए, SF रॉड्रिग्स का निधन हो गया। ये 1990 से 93 के बीच भारत के सेना में सेना प्रमुख रूप में काम किए, और 2004 से लेकर 2010 तक ये पंजाब के क्या रहे? राज्यपाल भी रहे। पंजाब के राज्यपाल के पद पर भी रहे 2004 से 10 तक। जनरल SF रॉड्रिग्स पंजाब के गवर्नर रहे 4 से 10, और 90 से 93 ये आर्मी चीफ रहे। इनका निधन हो गया। ये भी एक दुखद खबर है भारतीय जनमानस के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। चेन्नई में मेयर के लिए द्रमुक प्रत्याशी MR प्रिया, चेन्नई की पहली दलित महिला मेयर और सबसे कम उम्र के मेयर। लिख लो, सबसे कम उम्र के मेयर बनी है MR प्रिया। सबसे कम उम्र और पहली दलित महिला मेयर। मद्रास की, चेन्नई की पहली दलित मेयर, मद्रास की पहली दलित महिला, दलित पुरुष नहीं, पहली दलित महिला मेयर कौन बनी? MR प्रिया। और यही सबसे कम उम्र की भी मेयर है। सबसे कम उम्र की मेयर और दलित महिला मेयर कौन बन गई? MR प्रिया। नोट कर लीजिए, MR प्रिया। ये सामने इनका चित्र है, देख लीजिए। अभी हाल ही में चेन्नई जो तमिलनाडु नगर निगम का चुनाव हुआ है, मैंने पढ़ाया था, पहला ट्रांसजेंडर भी क्या हुई है? इस चुनाव में चुनी गई है। मैंने बताया था ना, हाल ही में जो तमिलनाडु के नगर निगम का 11 साल बाद चुनाव हुआ है। 11 साल में कोई चुनाव नहीं हुआ था। पहला नगर निगम का चुनाव 11 साल बाद हुआ। उसमें पहली ट्रांसजेंडर चुनी गई। उसका नाम क्या है? क्या नाम है? गंगा नायक। बिल्कुल सही, गंगा नायक। बताया था मैंने, आप लोग को याद होगा। गंगा नायक पहली ट्रांसजेंडर तमिलनाडु नगर निगम में चुनी जाने वाली, नेल्लोर से थी शायद ना? हाँ, नेल्लोर से थी। पहली नगर निगम में ट्रांसजेंडर चुनी गई गंगा नायक। नोट कर लीजिएगा। और पहली दलित महिला मेयर और सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है? MR प्रिया। और वहां नगर निगम के चुनाव कितने साल बाद हुए हैं? 11 साल बाद। मैं रिवाइज भी करा देता हूं पुराना, ताकि आपको ध्यान आ जाए जो मैं पढ़ाया हूं। और अभी दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर पुरातत्व और इतिहास के शोधार्थियों ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिंधु घाटी सभ्यता के क्या खोजे हैं? मूर्तियों को खोजा है। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के
इतिहास और पुरातत्व के शोधार्थी जो रिसर्चर थे उनके द्वारा उत्तर काशी जिले में क्या ढूंढा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां ढूंढी गई हैं। पूछा जाए कि हाल ही में इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्तियां कहां ढूंढी गई हैं, तो क्या बोलेंगे? उत्तर काशी जिले में। उत्तर काशी में ही गंगोत्री है, उत्तर काशी में ही यमुनोत्री है। यमुनोत्री और गंगोत्री ये दोनों कहाँ है भैया? उत्तर काशी में। यमुनोत्री और गंगोत्री ये दोनों उत्तर काशी में हैं और उत्तर काशी जिले में सिंधु घाटी की मूर्तियां मिली हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के 3 जिले क्रम से नोट कर लो। उत्तर काशी, उसके बाद चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़। ये क्रम से अरेंज करने पूछता है। पश्चिम से पूरब अरेंज कीजिए। उत्तराखंड के 3 जिलों को पश्चिम से पूरब अरेंज कीजिए। तो सबसे पहला उत्तर काशी, सबसे पश्चिम में कौन मिलेगा? उत्तर काशी, उसके बाद चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़। उत्तराखंड के 3 जिले पश्चिम से पूरब अरेंज करने कई बार पूछा है। सबसे पश्चिम में उत्तर काशी, उसके बाद चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़। उत्तर काशी में गंगोत्री और यमुनोत्री है। नोट कर लीजिए। सामने जो मूर्ति मिली है उसका चित्र मैंने दे दिया है। सामने जो मूर्ति मिली है उसका चित्र हमने आपके स्क्रीन पर दे दिया है, देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, अगला करंट। अमेरिका ने पुतिन के प्रवक्ता समेत 50 रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लगातार अमेरिका कार्रवाई कर रहा है। इतनी औकात नहीं है कि तोप लेकर रूस के सामने अड़ जाएं। इतनी औकात नहीं है तो खाली प्रतिबंध लगा रहे हैं। और लगा दो ना, क्या कर लोगे? क्या औकात ही है तुम्हारी? ज्यादा औकात होती तो लड़ लेते जाके, लेकिन औकात नहीं है लड़ने का, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ेंगे तो इराक नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये रूस है। बर्बादी की ओर चले जाएंगे हम, खत्म हो जाएगा सारा स्टारडम। इसलिए अमेरिका खाली प्रतिबंध, क्या ओलंपिक तुम लगा दो प्रतिबंध, बैडमिंटन संघ लगा दो प्रतिबंध, रोइंग संघ लगा दो प्रतिबंध, लगा दो। अभी गूगल ने भी लगा दिया है, पता है आपको? गूगल ने अपने सारे एडवर्टीजमेंट, गूगल ने अपने सारे प्रचार तंत्र को रूस में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो गूगल किसका है? अमेरिका का। यूट्यूब किसका है? अमेरिका का। सब चैनल तो बेटा तुम रखे हो, लगा दो प्रतिबंध। क्या बिगाड़ लोगे तुम? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो भैया पुतिन के प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, इनके साथ 50 रूसी अधिकारियों को अमेरिका ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया है। ये भैया पेस्कोव साहब हैं, जिनको दिमित्री पेस्कोव रूस के व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता हैं, इनको प्रतिबंधित किया। साथ में 50 और रूसी अधिकारियों को भी क्या कर दिया? बैन कर दिया। और गूगल ने भी अपने सारे विज्ञापन रद्द कर दिए। रूस के सारे जो एडवर्टीजमेंट थे, जो विज्ञापन थे, उसको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। अब गूगल है किसका? अमेरिका का। तो कर दो समाप्त। सामने वही करंट अफेयर है। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद गूगल ने रूस के सभी विज्ञापन को क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। सारे विज्ञापन, रूस का कोई भी विज्ञापन हमारे गूगल पे नहीं आएगा। तो मत दो, हम अपना गूगल टाइप करने बना सकते हैं क्या? जब मिसाइल बना लिए, परमाणु बम बना लिए, तो हम ट्विटर और गूगल जैसा चीज बना लेंगे। टेंशन मत लो, रख लो अपना अचार लगाना उसको। चलो भाई नेक्स्ट आओ। तो भाई गूगल ने रूस में सभी विज्ञापन को क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। पर हम तो रूस के साथ हैं भैया, बहुत बढ़िया काम, कोई दिक्कत नहीं है। नाटो, अगर यूक्रेन पर हमला नहीं होता तो जो कॉमेडियन राष्ट्रपति साहब थे जेलेंस्की, वो कॉमेडी करते करते नाटो को ले आते कहां तक? रूस के बाउंड्री तक। रूस के बाउंड्री तक। और रूस के जस्ट दक्षिण में है मिडिल एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर वहां आता नाटो। और फिर वहां से सीधे आ जाता कहां? पाकिस्तान। तो जान ही रहे चिंदी चोर है, वो पैसा के चक्कर में नाटो को अपने पाकिस्तान तक पहुंचा देता और वहां से सीधे चीन को भी धमकाता, भारतों को धमकाता। नाटो से खतरनाक दुनिया में कोई है ही नहीं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। चलो भैया, सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने की पूरी क्षमता रखता है, अतः सरकार का मुख्य ध्यान ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण पर है। क्योंकि मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में कि भारत में काफी क्षमता है। ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण की भारत में काफी क्षमता है और एक नेचुरल ईंधन माना जाता है ग्रीन हाइड्रोमास, या फिर क्या